हेलो क्लास। जैसा कि हम लोग पहली वीडियो में देख ही चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को कैसे प्रोसीड किया जाए और क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप और कुछ छोटी मोटी उसके आसपास की चीजें जो हैं हमारे सिलेबस में, और साथ में भैया जरूरी भी हैं। सुन लेना, मजा आएगा, फायदा होगा, बढ़िया पेपर में नंबर आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। सुन लो, चलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और कब हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होगी। तो अब क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्व करा कि जब कभी भी कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा? ऑब्जर्वेशंस बाय केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। आज इसी पे बात करते हैं। तो इसमें क्या देखा गया, इन ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो हमने देखा, या तो भैया जब मेरा नया प्रोडक्ट बन जाता है तो वहां कलर चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी कलर चेंज हो जाएगा तो मैं क्या समझ लूंगा कि एक नया प्रोडक्ट बन गया है और हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई टेम्परेचर में बदलाव आ जाए, गर्मा गर्मी हो जाए, है ना। गर्मा गर्मी का मतलब क्या है भैया? गर्मा गर्मी वो नहीं भैया जो तुम सोच रहे हो। ये वाला टेम्परेचर का बदलाव दूसरा है। ये वाले टेम्परेचर में क्या देखा जाएगा कि जो पहले टेम्परेचर था उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अब बदल के या तो बढ़ गया है और या फिर कम हो गया है। अब बढ़ जाता है, जब जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका मतलब रिएक्शन हुई और टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ये होती हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही क्या है? एक्सोथर्मिक। अरे समझ लेना यार, ये रिएक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। आर एक्सन का मतलब रिएक्शन को सीधा सही कर देते हैं। ये है केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब कभी भी इसी गर्मा गर्मी में टेम्परेचर कम हो जाए कि रिएक्शन होने के बाद मेरा जो सब्सटेंस बना है वो कूल डाउन हो जाए या फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, बहुत तरीके कहने के, तो उस केस में हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जितनी एनर्जी मैंने दी उससे ज्यादा निकल आई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जितनी एनर्जी मैंने लगाई उससे वो ठंडा हो गया उसके बाद, मतलब उससे कम एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो एक्सो का मतलब भी क्या है? एग्जिट। एक्सो का मतलब क्या है? एग्जिट, मतलब बाहर हीट निकली। एंडो का मतलब क्या है? एंट्री, मतलब अंदर हीट देनी पड़ी, कि हमने हीट दी है मतलब एंट्री करी है हीट की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमने हीट निकाल ली है या फिर उसमें से निकली है मतलब एनर्जी का एग्जिट हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस इतना समझना है। कलर चेंज में बहुत सारे कलर हो सकते हैं यार भाई, हम लोग सब पढ़ेंगे, नारंगी, नीला, हरा, सब सब बदलेगा, पढ़ेंगे वो। कलर चेंज में क्या होगा, बहुत सारे हमने रिएक्शन देखेंगे हम लोग, खाली कलर चेंज से भी पहचानेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो होते हैं भैया स्टेट चेंज। क्या होते हैं? स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो गया। अब वैसे तो ये क्या हो सकता है कि इस केस में फूल हो जाए हम लोग, कैसे कि भैया पानी को भी तो हम लोग गर्म करने पे वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। पर उन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन केस में जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो अपनी स्टेट को बदल देते हैं। तो स्टेट चेंज में क्या हो सकता है? या तो प्रेसिपिटेट बन जाए, क्या बन जाए? प्रेसिपिटेट, या फिर गैस इवॉल्व हो जाए।
ऐसा होगा, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये गैस होता है, ठीक है। इसका भी मतलब बताऊंगा, एस जी क्या मतलब है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई, हो जाने दो, क्या बात हो गई फिर। तो पर होने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा तो या तो कलर चेंज कर देगी जब कभी केमिकल चेंज होगा, या टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा उस रिएक्शन के। जो भी टेम्परेचर में बदलाव भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाए, जो रिएक्टेंट में था वो प्रोडक्ट में ना रहे। और वो भी दो तरीके से हो सकती है कि एक बारी गैस इवॉल्व हो जाए, किसी गैस की फॉर्म में कुछ निकल के भाग जाए, और या फिर जैसे तुम लोग भाग जाते हो ना पढ़ाई से बहुत दूर, वैसे ही ये गैस इवॉल्व, ठीक है। तो गैस भी निकल के क्या करेगी, छूमंतर हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ये तो चलो फिर भी बढ़िया आदमी है, रुक जाता है वहीं उसी सॉल्यूशन में, है ना। तो समझते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे हम लोग पढ़ेंगे किसको, केमिकल रिएक्शंस को, और उनके टाइप्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो लाला, ये है चैप्टर में, और क्या छोटा मोटा सा चैप्टर है। और फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग क्या होती है ना। बैलेंसिंग के बाद छोटा मोटा सा काम करेंगे। पहले बैलेंसिंग करेंगे क्या? चलो पहले टाइप देख लेते हैं, फिर समझ आएगा थोड़ा। पहले देख लेते हैं टाइप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर है कि भैया टेम्परेचर रिलीज हुआ है या फिर टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है, मतलब रेज करना पड़ा है, तब जाके हमारी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो यही है बस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने देखेंगे कुछ टाइप्स। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या टाइप है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। चलो भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम कह रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। क्यों बता रहा हूं मैं इतना, इसलिए बता रहा हूं ताकि खाली नाम सुनते ही समझ ना जा रहे ये हो रहा है भैया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब कभी भी दो रिएक्टेंट्स, टू या दो से ज्यादा, when two or more than two रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, जो भैया रिएक्शन के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जिनसे चीजें आगे प्रोसीड हो रही होती हैं, जो इनिशियल होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। when two or more than two रिएक्टेंट्स रिएक्ट, और हम क्या है इस केस में क्या कह सकते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी एक एग्जांपल लिया था, उसी को ले लेते हैं। क्या हुआ है, मेरे एमजी भैया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिए हैं और बना दिए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देता हूं, कर ही देता हूं यार। क्या होगा, दो ऑक्सीजन है तो दो यहां लगे और दो यहां लग जाएगा, मतलब दो एमजी के एटम वही एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे दो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया। अब क्या होता है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हम क्लियरली देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन के अंदर ही ये स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि मेरी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, या फिर प्रेसिपिटेट हैं, वो सॉलिड वाला चेंज हो जाते हैं, या फिर एक्वस हैं। एक्वस क्या मतलब है समझो, एक्वस सॉल्यूशन अगर कोई होगा, वैसे चलो अभी तो डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में पहले इसको लिख लेते हैं। ये किस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में एयर से लिए, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल जी से। तो मैं क्लियरली क्या कह सकता हूं
अगर ब्रैकेट में स्मॉल जी लगा है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के पीछे, इसका मतलब क्या है, वो गैसियस फॉर्म में है वहां पे। और अगर किसी भी कंपाउंड के पीछे एस लगा है, अब इतने समझदार तो तुम लोग हो ही कि एस से तो सॉलिड ही होगा, सॉलिड मस्ती, हाँ ठीक है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी मेरा सॉलिड बन जाएगा। और क्या हो सकते हैं, एल हो सकता है, एल, एल से लिक्विड ही होगा भैया, और कुछ नहीं होगा, कुछ भी मत समझ लेना, ठीक है। एक स्पेशल केस है, ये तो क्लियर था, क्लियर दिख ही रहे हैं, जी एस एल। अब है एक्वस, इसको अगर मैं मेंशन कर दूं क्लियरली, वो होता है ए क्यू से। इसका क्या मतलब है भैया, ये क्या नया बवाल है, ये कुछ नहीं है, एक्वस होता है, एक्वस, एक्वस का मतलब एक्वा, एक्चुअली एक्वा से डिराइव्ड हुआ है। एक्वस का सिर्फ इतना मतलब है कि वो मेरा जो पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्वस है, इसका मतलब भैया वो पानी में मिला हुआ है, मतलब वाटर का सॉल्यूशन है वो, वाटर के सॉल्यूशन में उसका कुछ थोड़ा सा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो किसी भी सब्सटेंस के आगे एक्वस लिख देंगे तो इसका मतलब वो पानी में प्रेजेंट है, या फिर पानी के साथ सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है उसका। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर, अरे भैया बहुत एग्जाम्पल है, क्या हो सकते हैं। अब ये तो वैसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज अगर लंबी हो जाएगी ज्यादा क्लास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वैसे क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल हो सकती है। ये क्या सर, ये क्या बोल रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस, और ये मेरा सॉलिड, ये हो सकती है। और क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी बाकी सारे केसेस को, सारी रिएक्शन को। इनफैक्ट मैं एक क्लास में कोशिश करूंगा कि सारी रिएक्शंस को एक ही क्लास में कलेक्ट कर लिया जाए एक्टिविटीज के साथ में, ताकि याद करने में आसानी हो। अभी चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, और एंड में कोशिश करेंगे कि इन सबका एक चार्ट बना लिया जाए, जिससे तुम्हें कोई भी पढ़ने में परेशानी नहीं हो, ठीक है भैया। जल्दी से मिटाते हैं, फिर बाकी पार्ट पे जाते हैं। चलो पहला पार्ट हो गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रे बाबा, ठीक है। ऑल्दो चैप्टर का वेटेज खुद में ही इतना ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल नंबर इज नंबर, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है। नंबर तो सबको चाहिए ना भाई, कभी कभी तो नंबर लगाते हैं लोग अपने, है ना, लाइन लगी रहती है भाई साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, कि कोई भी चीज डिकम्पोज हो जाए। अरे सर ये कैसी बात हुई, अरे भैया बात क्या हुई, यही मतलब कॉम्बिनेशन के टाइम पे तो पूछते नहीं हो कि कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ, डिकम्पोजिशन में पूछ रहे हो डिकम्पोज हुआ कि नहीं हुआ, क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस मेरे रिएक्टेंट में हैं, वो क्या हो जाएं, टूट के कुछ नए सब्सटेंस बना ले, उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भैया डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट है। अब हीट कैसे मिल सकती है, हीट मेरी बहुत सारे तरीकों से मिल सकती है, जो हमारे सिलेबस में है उनमें पहला पार्ट है थर्मल, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कभी भी, अब इसके भी डिकम्पोजिशन के तीन टाइप हो जाएंगे। पहला टाइप क्या है भैया, थर्मल, एग्जाम्पल क्या है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, थर्मल डिकम, अरे 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 हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक कंपाउंड, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना यार भाई, व्हेन अ सब्सटेंस break down into simpler
substances often require heat और एनर्जी often required एनर्जी, बस वो एनर्जी की ही फॉर्म है ये थर्मल डिकम्पोजिशन में। थर्मल मतलब हीट, हीट की मदद से डिकम्पोजिशन मतलब आग लगा दी है ना, जैसे तुम लोग पेपर में लगा के आओगे ना जब पोर्ड होंगे, तो वैसी वाली आग यहाँ पे लग गई, ठीक है। तो हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लग जाएगी, हम किसी भी चीज को बर्न करते हो। एग्जाम्पल 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 ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन। देखो CaCO3 क्या है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैसा होता है, सॉलिड सब्सटेंस। जब किया जाए हीट करा जाए, अच्छा हीट को ना रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी है, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। इसको हीट करा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो हमारा बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है ये इसका, देखना एक O 3 O बैलेंस कर लेते हैं, 1 2, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन 3 है, हो ही गया बैलेंस ये। तो ये कैसा प्रोड्यूस होगा, ये भी सॉलिड प्रोड्यूस होगा और ये हमारा गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और फुर्र हो जाएगा, उड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, क्या होता है डिकम्पोज। अभी कौन सा, हीट की मदद से हो रहा है, तो कैसी थर्मल डिकम्पोजिशन है। इस प्रोसेस को मैं थर्मोसिस भी बोल सकता हूँ, थर्मोलाइसिस, सॉरी थर्मोलाइसिस। क्या मतलब, अरे भैया बड़ी स्पेलिंग की दुविधा है। ये क्या है, थर्मोलाइसिस, ये प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस थर्मोलाइसिस कौन सी प्रोसेस है। अब मैं क्यों बता रहा हूं इनको, क्योंकि पेपर में जब तुमसे पूछा जाएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दे दो, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ठीक है तुम्हें समझ में आ जाए, अगर उसने बोल दिया थर्मोलाइसिस का एग्जांपल दो फिर कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मोलाइसिस द सेम थिंग, ठीक है। तो ये थर्मोलाइसिस ये है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट, पता क्या होना, मार्बल, वो क्या बोलते हैं ताजमहल में संगे मरमर वाला, भैया ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब उसको हीट करते हैं तो वो टूट जाता है अपना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। बढ़िया है, बहुत आसान है भैया। ऐसे ही क्या हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, हीट। तो थर्मोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट की जरूरत पड़े, आग लगा दे बिल्कुल नीचे से, बर्नर लगा दिया नीचे से बिठा दिया है ना, देख लो बेटा नंबर नहीं आएंगे, घर वाले ऐसे बिठा देंगे, नीचे बर्नर लगा देंगे, ऊपर तुम्हें बिठा देंगे, बस लग गई आग। तो पढ़ लेना ढंग से, ये पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा है ये थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता लग रहा है, अच्छा नाम से ये मत समझ लेना फोटो खींच के, लाला फोटो खींचना यहाँ काम नहीं चलेगा है ना, तुम्हारे स्नैप नैप यहाँ काम नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाला फोटो नहीं है जो तुम सोच रहे हो है ना, फोटो दे दो। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इसे क्या बोलते हैं, और फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, यहां पे मतलब है फोटोलाइटिक से सनलाइट का, कि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो, एनर्जी ली जाए, मतलब डिकम्पोजिशन हो एनर्जी की मदद से, बट वो कैसा हो, सनलाइट की मदद से हो। तो ऐसा एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में है एक सिल्वर क्लोराइड, कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl सॉलिड सब्सटेंस को जब हम लोग सनलाइट की मदद से या सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में इसे डिकम्पोज करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Ag अलग कर देगा और Cl2 गैस अलग प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, Cl2 है तो Cl बनाने पड़ेंगे, दो Ag भी निकलेंगे। तो इसका मतलब जब कभी भी सिल्वर भैया, मतलब सिल्वर क्लोराइड भैया सनलाइट पढ़ते हैं क्या बोले क्या, मतलब जब भी मेरे सिल्वर क्लोराइड
लिख देता हूँ इसे, सिल्वर क्लोराइड मेरे सिल्वर क्लोराइड भैया सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो किस में टूट जाते हैं, चांदी ही चांदी, ठीक है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस इन दोनों में प्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक एग्जांपल है मेरा किसका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। यहाँ पे क्या डिकम्पोज हुआ है, AgCl डिकम्पोज हुआ, किन में, Ag और Cl2 में, तो यहाँ पे भी टूट ही है। चलो भैया, है ना, सब जगह टूट ही टूट रही है ना, बन रही नहीं है सर, टूटी टूटे रही है, बनेगी लाला, सही टाइम आने पे सब मिलता है, सब बनेगा। चलो ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं थर्मल, अच्छा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा है भैया, बहुत पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यार मैं स्पेलिंग बड़ी गलत लिख रहा हूँ यार, हद है, अंग्रेजी का ट्यूशन लेना पड़ेगा लग रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, अब इसके बाद एक बार रिवीजन मार लेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, अरे ये तो आसान है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो वाला नहीं जो हम लोग लेते हैं ग्लूकोज की मदद से वगैरह वगैरह, वो वाला नहीं, ये है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो गैस ही कर लिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर दिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाए, दे लात दे मुक्का अलग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस बारी कुटाई किसकी मदद से हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अरे बहुत बड़ी एग्जांपल, H2O जो किस फॉर्म में होता है, खुद ही लिक्विड है रे बाबा, क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, और क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या सर, अरे यही है भैया, यही भूल जाते हैं हम लिखना, और इलेक्ट्रोलाइसिस, बढ़िया, तुम्हारे में एक्टिविटी है एक, देखो स्कूल वाले कराएं तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो नहीं होगी पर हाँ समझाएंगे अच्छे से। H2O जब लिक्विड के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करा जाएगा, मतलब H2O पे, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा H2 गैस और O2 गैस। इनफैक्ट मैंने तो प्रोजेक्ट भी बनाया था इससे, 10th में था जब मैं, गैस करो बनाया है ना, मजा आएगा तुम लोग को भी, तुम भी बनाओ यार कुछ, खाली वो बना रहे हो जो बनना नहीं चाह रहे लोग, है ना, कैप्टन कैपिटल C वो मत बनाओ भाई तो जब H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो प्रोड्यूस करेगा H2 और O2, और ये तो सिंपल, इसके यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, डबल कर देंगे इसे ही, तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। वहीं सेम यहाँ पे देखें तो ये था मेरा वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस पे ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सीधे सीधे पूछ लेगा पेपर में, है ना, तुम लोग को कह देगा कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल बता दो, तो ऐसे ऐसे भी पूछ लेगा सीधे। और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बोल दे कि भैया H2O के टूटने पे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने थे, या रेशियो क्या था हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बनने का, कि कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन गैस हुई, तो हम कहेंगे कि जितनी जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मोल बोलते हैं एक्चुअली इसको, अमाउंट, या फिर हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का अमाउंट, नॉट इन वेट, कीप इन माइंड, वेट में नहीं, ये अमाउंट किस बात में कर रहे हैं, मोल्स में, नंबर ऑफ कंपाउंड्स में, नंबर ऑफ कंपाउंड्स में, हाँ ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस, और यही तीन है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हीट लेने का जो तरीका है, डिकम्पोज करने का जो तरीका है, वो तीन तरीके से है हम लोग के सिलेबस में, ये जो हम बात कर चुके। तो अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से समझते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होती है, और ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं। उन पर्टिकुलर चेंज में पहला क्या था हम लोग का, कलर चेंज हो जाता है। अच्छा इसमें तो नहीं होगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होगा, या फिर क्या हो सकता है, टेम्परेचर बदल जाए, थर्मोमीटर लगा के रखना पड़ता है भैया, यहाँ भी, यहाँ नहीं वहाँ थर्मोमीटर लगा के रखना पड़ता है, और देखते हैं कि चेंज हुआ है तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, हम पढ़ेंगे हम लोग इनफैक्ट
मेटल नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे थर्मोमीटर की मदद से हम लोगों ने सबकी अंदर वाली बात निकलवा ली है ना, थर्मोमीटर अंदर बातें बाहर। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और टेम्परेचर में बदलाव हो जाएगा, और क्या था, हाँ अपना स्टेट में चेंज हो जाएगी कि कहीं प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे गैस का, जैसे गैस फॉर्मेशन हो रही है, ये सब गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, टाइटाइफूस हो जाएंगे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है, अच्छा ये इसको इलेक्ट्रोलाइसिस को ही सेम चीज को हम लोग पानी को अगर गर्म करते हैं ना तब भी इसी रेशियो में निकलेगा। डिकम्पोजिशन हो रही है, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से कर रहे हैं हम, घर पे भी अगर उबालेंगे बस वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। किसकी, इसको लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। ये सारी पढ़ेंगे हम लोग एक बार अच्छे से, अगर एक ही क्लास में कराने की कोशिश करेंगे तो लंबी हो जाएगी बहुत क्लास। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये एक्टिविटी है इनफेक्ट तुम्हारी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोड्यूस हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, 5-6 एक्टिविटी है तुम लोग की पढ़ेंगे। ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो ये किसके किसके अंदर आते हैं सब चीजें, ये डिकम्पोजिशन के अंदर। किसके अंदर, डिकम्पोजिशन के अंदर। दो टाइप की पढ़ ली, तीसरी पढ़ते हैं हम लोग। डिकम्पोजिशन हो गया, अब है तीसरा भैया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सॉरी थर्मल डिकम्पोजिशन, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा नाम बता रहा है डिस्प्लेस कर देना। तो अब क्या हो रहा है भैया, जैसे हम लोगों को भी आसपास देखते हैं ना, हम लोगों को भी देखते हैं ना आसपास, तो हम देखते होंगे कुछ पावरफुल हैं, है ना, या फिर कुछ समझदार हैं, तो क्या करेंगे, जो ना समझ होगा उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे, या फिर जो पावरफुल है वो वीक बंदों को रिप्लेस कर देगा किसी पर्टिकुलर जगह से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एटम्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते, क्या कर देते, लात मार के भगा देते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है इसका, तो हम कहेंगे व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces low reactive element in a particular substance, that is displacement reaction। ठीक है, तो एग्जांपल लिखते हैं। अब हमने देखा था सिलेबस में, ये इनफेक्ट हमारे और 2 बार और है यार, कुछ रिएक्शन तो इतनी रिपीट करेंगे तुम लोगों को मजा आ जाएगा याद ही करके पूरा, फिर लगेगा छोटू सा सिलेबस है इतू सा। तो क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब आयरन को, मतलब आयरन नेल हो, किसी फॉर्म में हो, आयरन की किसी भी फॉर्म में चाबी डाल दो, कुछ भी डाल दो, की डाल दो, तो उसको जब आयरन, वो किसकी बनी होनी चाहिए, आयरन की। आयरन को जब हम लोगों ने डाल दिया था कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ठीक है, इसमें कलर भी चेंज होता है, ये अपना ब्लू कलर का होता है, जो नया सब्सटेंस बनेगा वो ग्रीन कलर का बन जाएगा, देखो कलर चेंज भी हो जाएगा। देखेंगे हम बहुत कलर चेंजेस है हमारे में यार। तो जब फेरस, फेरस बोल दो, आयरन बोल दो, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट, FeSO4। ऐसा क्यों हो पाया, सिर्फ इसलिए हो पाया कि जब हम रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे या रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो मेरा जो कॉपर है वो है दबा हुआ इंसान, ये पावरफुल नेताजी हैं, ये हमारे नेताजी, और ये आम आदमी, ये नेता है, ये आम आदमी है, और आम आदमी की तो नेता हमेशा, मतलब नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 क्या प्रोड्यूस कर देंगे, FeSO4, जो एक ग्रीन कलर का होगा, फेरस सल्फेट, इसको क्या बुलाएंगे, फेरस सल्फेट। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि यहाँ पे मेरे कॉपर भैया को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने, इसको बोल देंगे फेरस सल्फेट। इनिशियली क्या था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया Fe ने और प्रोड्यूस कर दिया FeSO4, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गया, Cu। हाँ, अब यहाँ पे एक्वस में होगा, ये एक्चुअली में पानी में घुला हुआ होता है, एक्वस, AQI है ना, क्यू वो वाला नहीं है भाई, ये AQ एक्वस, इसका मतलब अलग है।
और ये कॉपर भी सॉलिड था और मेरा यहाँ पे आयरन भी सॉलिड, जो प्रोड्यूस होगा प्रेसिपिटेट की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसमें और कुछ नहीं। तो ये थी भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कोई टाइप नहीं है आगे, बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है हमारा, हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी क्योंकि क्यों हो रही थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी हमारी क्योंकि एक ताकतवर दूसरे कमजोर को दबा दे रहा था, मतलब वहां से डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे स्टेबिलिटी के ऊपर हो रही है कि अगर एक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या फिर एक्सचेंज, वैसे एक्चुअली में तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होगा कि एक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन हो जाएगी। जो बनने वाला सब्सटेंस है या बनने वाला जो कंपाउंड है वो अगर ज्यादा स्टेबल बन जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। इसमें लिखना क्या है वैसे, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इसमें इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट वी कैन से अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल है जैसे अपना अभी देखा था ना, पिछले में हमने देखा था फेरस सल्फेट। कौन था फेरस सल्फेट? ले क्या, सोडियम नहीं, ये लिखते हैं बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, अपना, ये भी एक क्वेश्चन है, किसके साथ रिएक्ट करता है, अपना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये टेक्स प्लेस हो जाएगी रिएक्शन। अच्छा, ऐसा होगा क्यों, क्योंकि जो नए कंपाउंड अब बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अभी रिएक्टेंट में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बनेगा क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस इसको और थोड़ा सही से लिखते हैं, एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। मतलब कि भैया अदला बदली है ना, एक बंदा अपने पार्टनर को दूसरे को कर दे देगा कि यहां पे मेरा जो बेरियम क्लोराइड है वो दूसरा बंदा कौन है, यहां पे सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट। ये भी एक्वस में, सब पानी के साथ घुले हुए हैं भैया एक्वस में, और दूसरा सब्सटेंस बना देगा हमारा अपना सोडियम क्लोराइड, नमक। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो ये हैं भैया बेरियम के पार्टनर क्लोरीन और सोडियम के पार्टनर SO4, ये अपने साथ खुश नहीं है, तो कौन खुश करेगा इन्हें, अदला बदली। तो सोडियम खुश कर देगा क्लोरीन के साथ और ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। लड़ाई नहीं करेंगे, अभी क्या कर रहे थे लोग, लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे आपस में, अरे निकल भाग जल्दी भाग यहाँ से। और सोडियम क्या कहेगा, अरे रुको भाई मेरे साथ रहो, खुश रहोगे। कौन खुश रहेगा, क्लोरीन सोडियम के साथ तो चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और वहीं एट द सेम टाइम बेरियम क्लोराइड के केस में, सॉरी हाँ बेरियम के केस में वो अपना सल्फेट बना लेगा, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। तो लिख देते इसको सोडियम सल्फेट बेरियम। अब खुश है सल्फेट बेरियम के साथ रह के, और यहां पे हमारा बेरियम क्लोराइड कहाँ खुश हैं, कहाँ खुश हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ। हमारा क्लोराइड यहाँ बढ़िया खुश है, मजे आ रहे हैं उसके, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मन नहीं करेगा अब इनका वापस आने का, यहीं रहेंगे। ये भी कैसा एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा चौथा हो गया ना, पांचवा पार्ट रह जाता है जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। रे बाप रे बाप, पांचवा पार्ट और आखिरी पार्ट, दैट इज ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन
और रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन का? ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो हमारे सिलेबस में ही है, अभी देखो कॉपर है, जब ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होगा तो प्रोड्यूस करेगा CuO। ये क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर का होता है ये भी, कॉपर ऑक्साइड। देखो ना, ब्रोंज से कलर का है हमारा कॉपर, रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर लेगा कॉपर ऑक्साइड। और हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा कॉपर है, अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है? जुड़ चुका है कोई। कौन है? ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो ऐसे केस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हो जाए, मतलब भैया एडिशन, यही करते रहोगे जिंदगी भर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब सिंपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे ये तो बहुत आसान। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे अभी, ये भी बोल सकते हैं इसको, बट इसमें यही, ठीक है। अब ये होगा कॉपर, जब बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बना देगा। अब यही कॉपर ऑक्साइड को हमने देखा भैया, जब H2 गैस के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, किसके साथ? H2 गैस के साथ रिएक्ट करा दिया जाए इसी कॉपर ऑक्साइड को, जो कैसा है? अच्छा, ये कैसा मेरा सॉलिड सब्सटेंस है, और ये भी कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? गैस है। ये समझ में आना चाहिए, ये तो क्लियर ही है, कॉपर है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ये कौन है? कॉपर भैया है हमारे, है ना। अब खुद बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, तो क्या बना लेगा ये? कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में खुद सोचो क्या निकलेगा, साथ में निकल जाएगा, कौन भाग जाएगा हमारा? H2O। और ये क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ है, अभी हमारे पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था, जो यहाँ पे हमारा है, तो हम देखेंगे कि ये कॉपर H2, ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लिख देता हूँ पहले, ये मुझे चेक करना पड़ेगा यार। हाँ ये गलत लिखा है भाई, तो गलत है, लाला गलत कर दिए हैं। क्या है कि ये क्या बन जाएगा? सिर्फ कॉपर बन जाएगा, तभी तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने? हमने देखा हमारा ऑक्सीजन भैया टाटा बाय बाय हो गया, और अगर ऑक्सीजन टाटा बाय बाय हो गया तो कैसी रिएक्शन हो गई? हेलो जल्दी, कॉपर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। कौन हो गया? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि कॉपर, ऑक्सीडेशन क्या हो गया? रिडक्शन। सॉरी गाइस, सॉरी। तो क्या हुआ, कॉपर में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब वो ऑक्सीजन नहीं है, इसको टाटा बाय फुर करके चली गई, तो ऐसे केस में क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन क्या कह रहा है, हमको तो मिल गई, तो कॉपर को छोड़ के कहां चली गई है? हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। और हमारा कॉपर बेचारा दुखी आदमी रिड्यूस हो गया। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बाबा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा? क्लास में चार्ट बना ले क्या? ज्यादा लंबी ना होगी वो यार वीडियो, चलो देखते देखते। आज हम लोगों ने मोटा मोटा देखे, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ देखा और चीज़ों को समझा। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों ने देखा कुछ चेंजेस होते हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन। वैसे तो कुछ नहीं पड़ा खास, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स हैं कौन से? पहला पार्ट है ये रहा, केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
दूसरा, अब इनके केस में भी अब मैं बताऊं, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब के केस में ही क्या देखा कि ये कैसी हो सकती है, इनमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस हो सकता है कलर चेंज और टेम्परेचर चेंज, या वेरिएशन बोल दूं, टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है जब ये प्रोसीड हो रही होंगी, जब ये परफॉर्म हो रही होंगी। और क्या हो सकता है अब इस टेम्परेचर चेंज की वजह होने की वजह से, सॉरी, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, थर्मिक और एंडोथर्मिक। यही केस, जिस केस में जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी, सब में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमें एनर्जी बाहर से लेनी पड़ रही है। तो हमेशा जब एनर्जी लेनी पड़ेगी ऐसी रिएक्शन हो जाएंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है, एंडोथर्मिक। और हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, जैसे कोल बर्न करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसी रिएक्शंस हो जाएंगी सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे स्टेट चेंज होते हुए देखा था, हम लोगों ने देखा था गैसेस 4 हो जाती है, लास्ट केस ही था Cl2 4 हो गई, छोड़ के बेचारे को। तो चेंज इन स्टेट भी देखा, चेंज इन स्टेट। प्रेसिपिटेट, अभी हाँ, अभी एक लास्ट केस देखा था प्रेसिपिटेट का, वैसे पढ़ेंगे दोबारा हम लोग उसको। हम लोगों ने देखा था जब बैरियम चला जाता है किसके साथ, SO4 के साथ, तो बैरियम सल्फेट जो बनता है वो पीपीटी बन जाता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है, किस तरीके से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा सॉल्यूशन में ही एक। ठीक है भैया, तो ये था आज की क्लास। होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जल्दी कोशिश करेंगे।